आर्टिस्ट पे तो ये सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है क्योंकि आर्ट की तो बहुत सोशल रेलेवेंस है और आई थिंक कि अच्छा आर्ट क्या क्रिएट करता है, एम्पैथी क्रिएट करता है इंसान में। मैं तो फोक डांसेस किया करता था, सिंधी बलोची डांसेस। मुझे तो कोई नहीं कहता था कि नहीं जी ये तो हमारे कल्चर, हमारे मॉरल फैब्रिक को आप डिस्टॉर्ट करें। मुझे वो लड़की नहीं पसंद क्योंकि वो जीन्स पहनती है, राइट? तो जो देखने वाला होगा वो सोचेगा कि अच्छा यानी हर औरत जो जीन्स पहनती है वो एक बुरी औरत है। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उस्मान खालिद भट्ट और आप मुझे देख रहे हैं हेलो मीरा सेठी पे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। मेरे आज के मेहमान एक बहुत रिस्पेक्टेड और लव्ड एक्टर हैं, लेकिन वो एक ऐसे शख्स हैं जिनकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ क्योंकि वो अपनी आवाज़ उठाते हैं बहुत सारे इश्यूज़ के ऊपर। ये करना आसान नहीं होता लेकिन वो करते हैं। आए बात करते हैं उस्मान खालिद भट्ट से। हेलो उस्मान। हेलो मीरा। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। इट्स इंटरेस्टिंग, हमारा डायनामिक हमारे ड्रामे में बहुत डिफरेंट है और इधर बहुत डिफरेंट है। बट यू लुकिंग लवली माशाल्लाह। थैंक यू। वी एंडेड अप मैचिंग। यप दैट्स कूल। दिल को दिल से राह होती है। उस्मान, आप वो वाहिद आदमी और वाहिद एक्टर और वाहिद शख्स तो नहीं, क्योंकि औरतों तो अपने मसले मसाइल पे बहुत बोलती हैं, लेकिन आप वो वाहिद एक्टर हैं जो अपनी आवाज़ उठाते हैं औरतों के इश्यूज़ पर। जी। Where does that desire to speak up on our behalf come from? I think कि ये कोई कैलकुलेटेड मूव नहीं थी। मेरी अपब्रिंगिंग ही ऐसी हुई थी और शायद मैंने कुछ इनजस्टिसेस अपने बचपन में भी देखे हुए हैं, जिसकी वजह से आई थिंक मैं काफ़ी सेंसिटिव था टुवर्ड्स द प्लाइट ऑफ वुमेन स्पेसिफिकली। प्लस मेरे एक दोस्त ने मुझे एक अमेरिकन फेमिनिस्ट हैं कैरल हैनिश, उनका एक कोट सुनाया था और वो मैंने अपने दिल में बिठा लिया, which is that the personal is the political। तो आपके जो पर्सनल इश्यूज़ हैं they're individual issues जो हैं आपके, they are related to the socio-political the society that you find yourself in, and as such उसके जो solutions निकलते हैं वो भी उसी तरह निकलते हैं social change के थ्रू। और आई थिंक एज एन आर्टिस्ट, क्योंकि मैं तो बचपन से ही आर्टिस्ट बनना चाहता था, आर्टिस्ट पे तो ये सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है क्योंकि आर्ट की तो बहुत सोशल रेलेवेंस है और आई थिंक कि अच्छा आर्ट क्या क्रिएट करता है, एम्पैथी क्रिएट करता है इंसान में। और एम्पैथी इज़ रिक्वायर्ड टू ब्रिंग अबाउट चेंज, टू थिंक अबाउट व्हाट योर सोसाइटी इज़ गोइंग थ्रू। सो आई थिंक दैट्स वाई मैं हमेशा बोलता रहा हूँ और बोलता रहूँगा, क्योंकि आई थिंक कि ये एक ऐसा इशू है ख़ास तौर पे पाकिस्तान में जो कि बहुत प्रेवलेंट है और जिस पे सोसाइटल क्या कहते हैं तरीके से चेंज नहीं नज़र आ रहा मुझे। और हमारा जो एक्टिविज़म भी है जनरली आपने भी देखा होगा, इट्स फोकस्ड मोर आई फील ऑन अ पॉलिटिक्स ऑफ पिटी देन अ पॉलिटिक्स ऑफ ट्रू जस्टिस। बिकॉज हम क्या करते हैं, एक इंडिविजुअल आता है जिसकी एक कहानी हमें सुनने को मिलती है, हम सारा फोकस उसे एक इंडिविजुअल पे ले आते हैं और उनकी स्टोरी पे ले आते हैं, राइट? सो द कॉज, द अंडरलाइंग कॉज एंड द इशू, व्हाट इज़ रॉटन टू द कोर इन आवर सोसाइटी, उस पर हम फोकस नहीं करते। और जब वो एक इशू ख़त्म हो जाता है या रिजॉल्व हो जाता है, वी मूव ऑन, ये सोचे बगैर कि क्या लॉज में क्या कमी है जिसकी वजह से एक औरत प्रोटेक्ट नहीं हो पा रही, क्या मसले क्या हैं, सोसाइटल इशूज़ क्या हैं। सो दैट्स वाई आई थिंक इट इज़, मतलब मुझे कभी कभी लगता भी है कि आप शिट्स क्रीक देखती हैं? मैं नहीं देखती, बिलाल देखते हैं। अच्छा, तो शिट्स क्रीक इट्स अ फैंटास्टिक शो, डू वॉच इट। तो मैं सीज़न देख रहा था और उसमें मोयरा एक कैरेक्टर है, शी इज़ अ फैंटास्टिक कैरेक्टर। वो अपने मियाँ को एक कोट बताती हैं जो कि मेरे दिल पे जाके लगी थी, जिसमें वो कहती हैं कि बी केयरफुल लेस्ट यू सफ़र वर्टिगो फ्रॉम द डिजीइंग हाइट्स ऑफ योर मॉरल ग्राउंड। तो वो ताना मारती हैं ये। और मैंने बीच में सोचा, बिकॉज आपने भी देखा होगा हमारी इंडस्ट्री जो है वो काफ़ी पोलराइज्ड है वैसे भी इश्यूज़ को लेकर। काफ़ी लोग चूज़ करते हैं कि वो एपॉलिटिकल रहें, वो इन मसलों में पड़े ही ना। और फिर आपने भी देखा होगा, ये तो इट्स नो सीक्रेट कि काफ़ी ऐसे लोग हैं जो कि बहुत प्रॉब्लमेटिक व्यूज़ जो हैं एयर करते हैं जी। और फिर लोग भी, उनकी फॉलोइंग भी काफ़ी ज़्यादा है, तो लोग भी उनको फॉलो करते हैं, उन्हीं की बात को वर्ड ऑफ गॉड समझ के आगे प्रमोट करते हैं।
सो मुझे कभी कभी लगता है कि क्यों क्यों कर रहा हूँ मैं ऐसा. आई कैन ऑल्सो चूज़ टू बी वेरी हैप्पी. आई कैन ऑल्सो चूज़ कि इग्नोरेंस इज ब्लिस जो कहते हैं कि अपने काम से काम रखो. बट मेरा सीन जो ये है वो ये है कि मैंने ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं एक सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे बातें करता हूँ. मुझे पता है. आई थिंक कि मैंने अपने आर्ट के थ्रू रिफ्लेक्ट भी किया है. चाहे वो मेरी स्क्रिप्ट राइटिंग क्यों ना हो, या अगर आप 10 साल पहले चली जाएं मेरे वीलॉग्स पे जी, तो औरतों के इश्यूज़ के बारे में मैंने ही बात की थी तंजिया तरीके से. चाहे वो माया खान वाला एपिसोड था पब्लिक पार्क को लेके, या वो हमारे ड्रामों में जो एक अगेन पोलराइजेशन है कि एक अच्छी औरत क्या कहलाई जाती है और एक बुरी औरत क्या कहलाई जाती है. ये चीज़ें हम बहुत फॉर्चुनेट हैं शायद कि हमारे पास वो एक्सपोजर है कि हम जब रिग्रेसिव चीज़ें देखते हैं मीडिया पे, अखबार में पढ़ते हैं, तो वी टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, बिकॉज हम अपने आप को एनलाइटेंड और एलीट समझते हैं कि हमने दुनिया देखी हुई है, हमें थोड़ा पता है कि सिविलाइज्ड वर्ल्ड में किस तरह एक्ट करना चाहिए, क्या है मर्दों के हुकूक, क्या हैं औरतों के हुकूक. बट नॉट एवरीबडी हैज़ दैट प्रिविलेज, राइट? सो समटाइम्स व्हेन यू सी समथिंग you take it as the real thing, as how society is supposed to function. तो मैंने अपने करियर के मेरे ख्याल से 2 साल बाद ये डिसाइड कर लिया था कि मैं बहुत एक्टिव कोशिश करूँगा कि स्क्रिप्ट में कोई भी प्रॉब्लमेटिक चीज़ अगर हो तो वो मैं नहीं बोलूँगा. अगर मेरा कैरेक्टर एक मॉरल कंपस के तौर पे स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है और लाया जा रहा है. सो फिर चाहे वो स्क्रिप्ट राइटिंग क्यों ना हो, जानान में मैंने चाइल्ड अब्यूज़ के बारे में बात की, एंड अब्यूज़ ऑफ प्रिविलेज एंड पावर की बात की कि किस तरह लोगों को पता होता है लेकिन वो साइलेंट स्पेक्टेटर बन जाते हैं. वो कहते हैं कि ये हमें इम्पैक्ट नहीं कर रहा तो हम इसके बारे में क्यों आवाज़ उठाएं. सो सॉरी, मैं बहुत बोलता हूँ, मैंने आपको वार्न किया था पहले. नहीं, बहुत अच्छा बोले हैं और मैंने इसीलिए आपको नहीं काटा क्योंकि आप बहुत ज़रूरी बातें कर रहे हैं उस्मान. मुझे भी अक्सर ऐसा महसूस होता है कि अगर मैं बोलूँगी तो इसकी कॉस्ट होगी. हर चीज़ की ज़िंदगी में आपको कोई ना कोई कॉस्ट अदा करनी पड़ती है. बिल्कुल. और बहुत से एक्टर्स हैं जो कहते हैं कि हम नहीं बोलेंगे क्योंकि हमें फिर ब्रांड एंडोर्समेंट्स के लिए लोग नहीं आएंगे. और ये हकीकत है जी, ये बहुत बड़ी हकीकत है कि आप नॉन कंट्रोवर्शियल हैं तो आप अच्छे हैं और आप आपको काम मिल रहा है और आप सही सेट हैं आप. जी, ये तो मैं आपको बताऊं, मेरे सामने ये हो चुका है कि कास्टिंग हम एक मीटिंग में थे. हमारा एक प्ले था, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन हमारा एक प्ले था जहाँ पर एक्ट्रेसेस की बात हो रही थी कि आपके साथ कौन सी एक्ट्रेस होनी चाहिए, क्या होना चाहिए. तो मैंने 1-2 नाम लिए, तो एक नाम पे टोका गया. उन्होंने कहा नहीं जी ये तो बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल है, इनके साथ नहीं हम काम करेंगे. सो मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूँ आपकी इस बात से कि sometimes being not in the center but in the periphery of things helps you a lot. but वही वाली बात मैं वापस सर्कल करके उसी बात पे आऊँगा कि जब आपके पास प्रिविलेज है, जब आपके पास प्लेटफॉर्म है और जब आप देख रहे हैं कि आपकी सोसाइटी में हो क्या रहा है और आप देख रहे हैं, मुझे 10 साल गुजर गए हैं एक तरह से इनलाइटेंड हुए हुए, आप जिस तरह भी कहना चाहें. मैं 10 साल से गालियाँ खा रहा हूँ, ठीक है, बिकॉज इंसानों का यहाँ पर भी ये भी मसला है ना कि हम बहुत नेगेटिव कौम हैं. अनफॉर्चुनेटली हम थ्राइव करते हैं लोगों की बुराइयों पे, ना कि उनकी अच्छाइयों पे. इट्स वन ऑफ द रीजंस व्हाई आई थिंक हमारी इंडस्ट्री को रिस्पेक्ट नहीं दी जाती. आप इंडिया को देख लें किस तरह आर्ट को कल्टिवेट किया जाता है. मैं इंडिविजुअल्स की बात नहीं कर रहा हूँ, एक्टर्स आई एम श्योर बहुत रिस्पेक्ट दी जाती है उन्हें, लेकिन एज अ क्राफ्ट आप जब लोगों को बताते हैं ना कि जी मैं एक एक्टर हूँ या मैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो उनकी शक्ल पे माथे पे शिकन आ जाती है एकदम से. और मुझे तो 2 years into my career मेरी अपनी फैमिली कहती थी कि नहीं पर व्हाट्स योर रियल जॉब, and I used to be like this is my real job, this is what I was meant to do, what I was born to do. So जब मैं इस इंडस्ट्री में आया और मैंने देखा कि ख़ास तौर पे इस इंडस्ट्री की ख़वातीन को लेकर जो वाहियात किस्म की बातें होती हैं और जो कि एक स्नोबॉल हो जाता है. एक कमेंट कोई कर देता है, उसको 50 लाइक्स मिलते हैं, उस कमेंट में गालियां भरी हुई होती हैं, नेगेटिविटी भरी हुई होती है, 20 और लोग वही चीज़ मिमिक करना शुरू कर देंगे और एको करना शुरू कर देंगे. और मुझे इससे बहुत सीवियर इशू है क्योंकि मैं तो चाहता हूं कि मेरी इंडस्ट्री को वो रिस्पेक्ट मिले जो कि किसी भी और इंडस्ट्री, टेलीकॉम इंजीनियर को मिल रही है या किसी भी इंडस्ट्री को मिल रही है. वी आर, आप नो दिस, वी वर्क हार्डर देन प्रैक्टिकली मैं खैर बहुत वो नहीं करूंगा, बट मैनी फील्ड्स रोज 12 घंटे तो काम करते हैं. बिल्कुल जी. और आई थिंक कि लोगों की परसेप्शन पता नहीं क्या है, या शायद इंडियन फिल्में देख के कि मीडिया क्या होता है और
यू नो कि प्रोपेगेट कर रहा है और इमोरलिटी प्रोपेगेट कर रहा है, और यू नो जो एक्टर्स हैं वो तो अपने ट्रेलरों में बैठ के अंगूर खा रहे होते हैं। यू नो आई डोंट नो कि ये परसेप्शन आज उनको क्या पता, एक छोटे से मेकअप रूम में 12 लोग बैठे हुए, कोई तो बिल्कुल मतलब जमीन पे कोई बैठा हुआ है, बिल्कुल पसीने से शराबूर। आप जानती हैं हम जो अभी शूट कर रहे हैं, अभी तो मैं आपको बता दूं इतना पसीना आ गया था मुझे कि हेयर ड्रायर से इधर से मेरा पसीना सुखाया जा रहा था उस्मान के साथ जब मैं सीन कर रही थी। बिल्कुल, तो वो लोग समझते हैं कि हम बहुत प्रिविलेज लोग हैं और हम जो हैं वो बहुत अपने आप को बहुत बड़ी तोप चीज समझते हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। वी वर्क आवर asses off, sorry to excuse my French, and you know, and then फिर भी everything is up in the air, because तनकीद करना वही वाली बात है ना, तनकीद करना तो बहुत आसान है, और ये तो हमने लीवे दिया हुआ भी है कि करें हमारी तनकीद, हम और बेहतर किस तरह होंगे, आपके क्रिटिक और आपके क्रिटिसिज्म से ही होंगे। बट मतलब एक जो मुझे ऑलमोस्ट एजेंडा लगता है ये कि मीडिया इज द रूट कॉज ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स, दैट्स नॉट द केस एट ऑल। सो इसीलिए मुझे लगता है कि यू नो बोलना बहुत ज़रूरी है। जी, आपने उस्मान अभी बात की कि हमारी शोबिस की क्रिटिक होती है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की, और कुछ ऐसे ममालिक हैं, वेस्ट को ले लें आप, और बहुत सारे मुल्क हैं जहाँ अप्रिशिएट किया जाता है आर्टिस्ट को। तो क्या ये निज़ाम की बात है कि कुछ कल्चर्स हैं जहाँ डांस उनके कल्चर का हिस्सा है? जी। हमारे यहाँ क्योंकि नहीं है, तो मुझे लगता है कि शायद उसकी वजह से भी लोग सकाफत को जोड़ देते हैं मज़हब से, और ये बहुत बारीक और ये ज़रूरी चीज़ें भी हैं, मतलब इनके बारे में डिस्कशन करना। लेकिन अभी भी जब मैं बात कर रही हूँ मुझे डर लग रहा है कि मैं कुछ गलत ना कह दूँ। बिल्कुल, इतना वाकई तो ये खौफ तो बरपा है अनफॉर्चुनेटली। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात की। पर आप मुझे बताएं, मुझे आज तक किसी ने इस सवाल का जवाब नहीं कोई भी दे पाया कि पाकिस्तानी कल्चर है क्या। यू नो, मुझे तो याद पड़ता है बचपन में मैं तो फोक डांसेस किया करता था, सिंधी बलोची डांसेस। मुझे तो कोई नहीं कहता था कि नहीं जी ये तो हमारे कल्चर, हमारे मॉरल फैब्रिक को आप डिस्टॉर्ट करें या वो करें। मैं अपने हर एनुअल फंक्शन में हिस्सा लेता था, हम लोग डांसेस करते थे, हम लोग यू नो माय फादर डॉक्टर खालिद सईद भट्ट, वो एक बहुत नामी ग्रामी प्ले राइट डायरेक्टर, वो PNCA के डायरेक्टर जनरल भी रह चुके हैं। सो और वो ज़िया के टाइम पे ही वाज प्रमोटिंग द आर्ट्स, यू नो, दैट वाज अ वेरी क्रिटिकल एंड क्रूशल टाइम जहाँ पर हम किसी भी तरफ जा सकते थे। बट डिस्पाइट द रेडिकलाइजेशन, डिस्पाइट के जो हमारे अंदर इस्लामाइजेशन थोड़ी आई है, एंड आई से दिस बिकॉज हमने इस्लाम को वेपनाइज कर दिया है, और हमने इस्लाम को वेपनाइज किसके खिलाफ किया है? सॉफ्ट टारगेट्स के खिलाफ किया है, औरतों के खिलाफ, एक्ट्रेसेस के खिलाफ। ठीक है आपको, और अगेन मुझे यही जो हम तनकीद की, सर्कलिंग बैक टू दैट, कि हमने भी चीज़ें देखी हुई हैं मीरा जो हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। बिल्कुल, हमने एड्स देखे हुए हैं जो हमें जहर लगे हैं, हमने फिल्में देखी हुई हैं जो हमें जहर लगी हैं। क्या आप में कभी भी ये फीलिंग आई है कि मुझे इतनी बुरी ये चीज़ लगी कि मैं जाकर सोशल मीडिया पे जाऊं, उनके अकाउंट्स को ढूंढूं और उनको बताऊं कि मुझे ये चीज़ कितनी, और गालियां दूं? सो पता नहीं मुझे क्या कहते हैं, it's a tricky situation, because जब आपको कोई कह रहा होता है कि नहीं ये हमारे कल्चर का हिस्सा नहीं, और आप उनसे जाकर मुड़ के बोलते हैं कि जी पे पाकिस्तानी कल्चर है क्या? We were part of a subcontinent, you know, we shared, अब तो बॉर्डर्स आ गए हैं, बट वी वर इंडिया, राइट? सो हमारा कल्चर ईरान से तो नहीं है, हमारा कल्चर टर्की से तो नहीं है। इर्तुगुल इज यू नो पार्ट ऑफ आवर हिस्ट्री, बट Bollywood is more part of our culture because we used to share that rather than, you know, let's say अगर आप सिर्फ सिनेमा और आर्ट की बात करें, ईरानियन सिनेमा हो गया, टर्किश सिनेमा हो गया, टर्किश टेलीविजन हो गया, उससे कई ज़्यादा तो हमारा इन्फ्लुएंस इंडिया से है। अभी भी शाहरुख खान का कोई गाना लग जाए, लता जी का कोई गाना लग जाए, उधर अभी फरीदा जी का कोई, फरीदा खानम साहिबा का कोई गाना लग जाए, वसीम अकरम की कोई बोलिंग की क्लिप चल रही हो उनके टेलीविजन, तो वो रोक के सुनते हैं और देखते हैं, और हम भी यही करते हैं। बिल्कुल। तो आपने जो आर्टिफिशियलिटी की बात की, बॉर्डर्स की, ये तो फिर सियासत है, और हम इस सियासत में डूब पड़े हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आई मीन एट द एंड ऑफ द डे इट्स ऑल पॉलिटिक्स, राइट? इट्स ऑल पॉलिटिक्स, एंड इट्स सैड बिकॉज जैसा कि मैंने शुरू में कहा, आर्टिस्ट से ज़्यादा सेंसिटिव, और मतलब एंड सेंसिटिव कि हमारी सोसाइटी में हो क्या रहा है, एक चाहे वो हिदायतकार हो, चाहे वो राइटर हो, कोई भी हो, हमारे लेंस के थ्रू हम आईना दिखाते हैं ना हमारी सोसाइटी का। और इसी जब हम एक ड्रामा देखते हैं जहाँ पर एक औरत के साथ तशद्दुद हो रहा है फॉर एग्जांपल, तो हमारा भी दिल टूटता है ना एक फिक्शनल कैरेक्टर को देख के।
और उनके साथ जो कुछ भी हो रहा होता है उसका पैरेलल हम निकालते हैं कि अच्छा हमारी फैमिली में, हमारी सोसाइटी में, हमारे मोहल्ले में चलो, या हमारे मुल्क में अगर आप उसे एक्सपैंड करें, ये चीज़ कहाँ कहाँ हो रही है। और फिर आप रियलाइज़ करते हैं कि अच्छा आप खामोश रहे तो उससे क्या नुकसान हुआ सोसाइटी को, सिर्फ उस फर्द को नहीं जिसके साथ ये इशू हुआ है। तो आई थिंक कि आर्ट की रिस्पेक्ट करना तो बहुत ज़रूरी है। एंड इट्स सो अनफॉर्चुनेट कि इतना वक्त गुजर गया, इतनी बातें हुई हैं, इतने ड्रामे बन गए हैं अबाउट सोशल इश्यूज़, लेकिन हम प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे। और आपने जब ज़ियाउल हक की बात की, उस दौर में शायद क्योंकि आपके सामने था ना, जो सख्ती थी वो आपके बिल्कुल आंखों के सामने खड़ी थी, और हमने इतने अच्छे ड्रामे चलाए उस दौर में, बिल्कुल, वियर्डली इनफ, बिल्कुल, यू नो। और अब हम जमहूरियत हैं और हमारा एक जमहूरी निज़ाम भी चल पड़ा है, लेकिन और ज़ाहिर है अब 70 साल से ऊपर भी हो गई है हमारी एज एज अ मुल्क, लेकिन प्रोड्यूसर्स कहते हैं कि नहीं, आपकी आवाम यही देखना चाहती है। और आप उस्मान, जब आपके पास एक स्क्रिप्ट आती है, आप उसमें क्या देखते हैं? इससे पहले तो मैं एक छोटी सी और बात करूंगा कि आपने बिल्कुल, जो हम पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं एंड हाउ मतलब जो एक रिलीजन को एज अ टूल यूज़ किया जा रहा है rather than you know a tool of enlightenment and of love and of you know of peace and of progression and of coexistence, of coexistence, बिल्कुल। तो उसको बहुत मैनिपुलेट किया जा रहा है। अब आप ये देखें कि एक नेशनल टेलीविजन पे खातून वर्जिश कर रही थी, ठीक है, दिस इज अ नेशनल एम्बैरेसमेंट कि ना आपके सहाफ़ी एक बहुत पॉपुलर अखबार के और आपके जो पीटीआई के कारकुन, दोनों ने एक ही बात की कि हम लिबरलिज्म और वेस्टर्नाइजेशन के नाम पर किस हद को पार करेंगे। अब मसला ये है कि हमारी कौम एक्चुअली जानती नहीं है कि लिबरल का मतलब क्या है। मुझे तो गाली के तौर पे बोला जाता है ना, तुम खूनी लिबरल हो, गाली बन चुकी, लिबरल माफिया, तुम सूडो लिबरल हो, तुम वेस्टर्न पपेट हो। भाई आपको बड़े ये कूल किस्म के अल्फाज और टर्मिनोलॉजीज अगर पता है तो जरा ये भी देख लें कि फेमिनिज्म क्या होती है। बिल्कुल, किस तंजीम, किस फिलॉसफी का नाम है फेमिनिज्म। आप तो समझते हैं ना कि ओ मतलब औरतें फहाश होना चाहती हैं, मतलब वो चीजें जला रही हैं, अपने कपड़े जला रही हैं, बिल्कुल, मतलब लेकिन और इट्स सो स्ट्रेंज टू मी कि पहले तो ये होता था ना कि आपके पास, अब तो आपके पूरी दुनिया आपकी मुट्ठी में, आपके फ़ोन में पूरी इंफॉर्मेशन जो आप लेना चाहते हैं। सो दिस मीन्स कि आप बढ़ना चाहते ही नहीं हैं, ये एक कॉन्शियस डिसीजन है। ये अगर मतलब 1980 में ये हो रहा होता तो मैं समझ सकता था कि अच्छा चलो हमारे पास वो मीन्स ही नहीं है टू एजुकेट आवरसेल्व्स, बट अब आपके पास क्या एक्सक्यूज़ है। आपको ये तो पता है कि अच्छा मतलब ये तो फिर बेसिकली एक शीप मेंटालिटी हो गई ना कि मैंने ये सुन लिया, अच्छा लिबरल बुरा अल्फाज है, अब हर किसी को लिबरल बोलो। भाई सोशली प्रोग्रेसिव वैल्यूज़ को प्रमोट करती है लिबरलिज्म, लेकिन कोई ये जानने को तैयार ही नहीं है। आपके प्रेजुडिसेस इतने ज़्यादा हैं कि आप उनसे हटना ही नहीं चाह रहे। सो दैट्स व्हाट द सैड थिंग इज। सॉरी, आपने सवाल पूछा था। मैं तो बल्कि अब इधर भी हम जा सकते हैं और उधर भी जा सकते हैं, क्योंकि माशाल्लाह आप आपने ऑब्वियसली इन चीज़ों के बारे में सोचा हुआ है जी, बहुत सोचते हैं आप इन चीज़ों के बारे में। तो आप अपनी स्क्रिप्ट्स भी बहुत चुन के करते हैं मुझे लगता है। तो आप एक स्क्रिप्ट में क्या देखते हैं उस्मान? देखें, अब दो पहलू आते हैं कि एज एन एक्टर तो मैं हर किस्म का रोल करना चाहता हूँ। ये भी वैसे, सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट ये भी मैं कहना चाहूँगी कि आप रियल लाइफ में मैं और आप तनकीद कर सकते हैं इश्यूज़ की। अब एक नेगेटिव कैरेक्टर प्ले करना वो एक बिल्कुल अलग चीज़ है। तो मैं बस ये कहना चाहूँगी कि ये भी एक है बारीकी, सेपरेट फैक्ट फ्रॉम फिक्शन। मैंने एक दो दफ़ा जब कोई सोशल इश्यूज़ पे अपनी आवाज़ उठाई तो लोगों ने कहा लेकिन आपने वो किरदार कैसे प्ले किया था। मैंने कहा था कि सेपरेट व्हाट इज रियल फ्रॉम व्हाट इज रियल, मतलब सेपरेट फैक्ट एंड फिक्शन। इसका मतलब है कि अगर जोकर में वाकिन फीनिक्स प्लेज अ मर्डरर, तो वाकिन फीनिक्स असल में मतलब लोगों को कत्ल करना चाहता है। और अगर मैं फेमिनिस्ट हूँ, अब जो मैं आपकी बहन का जो रोल करने जाऊंगी उसमें तो मैं बिल्कुल ही मेडलिंग, प्रॉब्लमैटिक, अनोइंग किरदार प्ले कर रही हूँ। उसका मतलब ये नहीं है कि मैं बिलीव करती हूँ कि औरतें, यू नो व्हाट आई मीन। बिल्कुल, हाँ। तो ये डिस्टिंक्शन बहुत अच्छा, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, बिकॉज ये भी लोगों को नहीं समझ में आती कि ये एक्चुअली एक डिस्टिंक्शन है। सो एज एन एक्टर मतलब आई वुड लव टू प्ले, मतलब मैं, क्योंकि मेरा स्टार्ट सारा थिएटर से हुआ था, और थिएटर में तो आई हैव प्लेड हीरोज, विलन, साइड किक्स, कॉमेडी, मतलब जो आपके तड़का लगाने के लिए जो कैरेक्टर्स आते हैं, आई प्लेड एवरीथिंग। सो एक तलब तो आपको होती है ना कि आपने सिर्फ एक हीरो का रोल नहीं करना, बट ऑब्वियसली यहाँ पर वो रिस्ट्रिक्शंस भी हैं। यहाँ पर
हमारा टेलीविज़न थोड़ी सी साइक्लिकल है इन द सेंस कि क्या थीम्स पकड़े जाते हैं और क्या एक्सपेक्टेशंस हैं एक हीरो की। बट आई थिंक मेरे लिए जो चेंजिंग पॉइंट आया था दैट वाज दयार दिल। कमाल का ड्रामा उस्मान। क्योंकि दयार दिल जब मैंने पढ़ा तो मैंने कहा कि यू नो because Diyar Dil was a love story, yes, Diyar Dil was but what Diyar Dil was about the bond of family. और जो आपके prejudices, जो आपके मसले मसाइल होते हैं, but family is family, you know. And so वो मुझे इतनी प्रोग्रेसिव बातें उसमें लगी थी, जो कैरेक्टर्स भी थे, मतलब उसमें सनम सईद played a very negative character in the middle as well. बट रिडेम्पशन था सब किरदारों का और बहुत अच्छा लिखा था फरहत इश्तियाक ने। उसके बाद से मैं बहुत कॉन्शियस हो गया था अबाउट द काइंड ऑफ कैरेक्टर्स जो मैं पिक करता हूँ, स्पेशली जो मैंने बात नहीं की थी कि आपके हीरोज तो प्रेजेंट होते हैं ना कि अच्छा इनको देखें, ये आपके आइडियल है, सही राइट? तो जब आपका आइडियल कोई बात कर रहा होगा कि ओ मुझे वो लड़की नहीं पसंद क्योंकि वो जीन्स पहनती है, राइट? तो जो देखने वाला होगा वो सोचेगा कि अच्छा यानी हर औरत जो जीन्स पहनती है वो एक बुरी औरत है, राइट? सो इस तरह के बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज़ें जब आप रिग्रेसिव चीज़ें पढ़ते हैं तो वो फिर मैंने एक तो इस तरह के किरदार करना छोड़ दिया, और दूसरा अगर मेरे मतलब किसी भी सीन में कोई ऐसी चीज़ आ रही थी जो कि मुझे लगती हो कि प्रॉब्लमेटिक है तो मैं डायरेक्टर से हमेशा डिस्कस करना शुरू कर देता था। ऑब्वियसली हमारे डायरेक्टर्स वैसे अच्छे हैं, सुन लेते हैं अक्सर। जी हाँ। यू नो यही बात होती है ना, देखें फिल्म टेलीविजन तो एक डायरेक्टर का मीडियम है, एक एक्टर का मीडियम नहीं है। एक्टर का मीडियम है थिएटर, राइट? फिल्म सो इंटरेस्टिंग, हम इस पे आएंगे अभी। बिल्कुल, बिकॉज देखें फिल्म टेलीविजन पे तो सब कुछ एक तो डायरेक्टर के हाथ में होता है और एक एडिटर के हाथ में होता है। जिस तरह आपकी फिल्म या आपका ड्रामा कटता है उससे आपकी परफॉर्मेंस का, आपकी एक बुरी परफॉर्मेंस को बचाया भी जा सकता है, आपकी अच्छी परफॉर्मेंस को बर्बाद भी किया जा सकता है। एक मतलब अगर आपके डायरेक्टर आपको आई थिंक ये डायरेक्टर और एक्टर की केमिस्ट्री I think it's one of the most important things in film and television. So interesting. So I've been very fortunate कि वो हाइसम हुसैन हो, वो हसीब हसन हो, वो अभी हमारे दानिश भाई क्यों ना हो, यू नो वो सुनते हैं आपकी बात, एंड ऑब्वियसली अगर उन्हें लगता है कि नहीं ये जिस तरह मैंने सोचा हुआ है तो बट आपके पास कम से कम वो चैनल तो ओपन है ना ऑफ कम्युनिकेशन। बिल्कुल। एंड आई थिंक एक अच्छा प्रोजेक्ट और एक एवरेज प्रोजेक्ट की डिस्टिंक्शन ही यही है कि आप जो स्क्रिप्ट पे पढ़ रहे हैं, बिकॉज एज एन एक्टर यू आर ब्रिंगिंग दैट टू लाइफ, राइट? बट विजन आपके डायरेक्टर का है, पता आपके डायरेक्टर को है कि अच्छा नहीं आपने इस सीन में ये इसलिए बोला है क्योंकि 18वें एपिसोड में जाकर उसका ये आपको सिला मिलेगा या जो भी इसका रेजोल्यूशन इसकी इस तरह होगी, क्योंकि आप तो एक सीन पढ़ रहे होते हैं ना, आप कहते हैं यार ये नहीं मुझे समझ में आ रही। बिल्कुल। सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि एक एक्टर और डायरेक्टर की केमिस्ट्री बहुत स्ट्रांग हो, एंड आई बीन वेरी लकी हसीब भाई के साथ तो स्पेसिफिकली बिकॉज मैं उनके पास बहुत, और ऑफ कोर्स अहद वफा में सैफी हसन, हाँ। उनका तो मैंने बहुत दिमाग खाया है, उनके तो मैं कान 2-2 घंटे की कॉन्वर्सेशन करता था उनके साथ। उन्होंने तो रिकॉर्ड पे भी बोला है कि जितना इसने मुझे तंग किया किसी ने नहीं किया। बट वो आप अपने किरदार के बारे में सवाल जवाब करते थे ना, क्योंकि मुझे पता है मैंने अब आपके साथ मैं पूरा महीना काम कर लिया है, तो आप तो बिल्कुल एक नर्ड हैं जिसे कहते हैं, यू आर रियल। हाँ, आप तो बहुत ज़्यादा अंदर पढ़ने का शौक बहुत है ना। आई थिंक मतलब गॉड ब्लेस माई मॉम एंड माई सिस्टर, मेरी बहन और वालदा ने बहुत इनकलकेट बचपन से किया था कि पढ़ो। अच्छा। और पढ़ने से ही व्हेन यू आर राइटर योरसेल्फ, आप भी जानती हैं, यू नो टू बी इन द आर्ट्स यू हैव टू रीड। आपका पढ़ना बहुत लाजमी है, बिकॉज इसी तरह आप एक्सपोज होते हैं, यू नो डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट दुनिया, डिफरेंट यू नो चाहे वो फैंटेसी, हॉरर, डिफरेंट ओपिनियंस, यू नो। सो और फिर उससे ज़्यादा बड़ी एजुकेशनल चीज़ कोई है ही नहीं। सो वो जब इनकलकेट किया तो अब तो मैं पढ़ने का बहुत शौकीन हूँ, मतलब, और इसकी वजह से मैं स्क्रिप्ट को सिर्फ ऐसा नहीं होता, यूजुअली वो होता है ना कि आपको टरखाते हैं कि जी 3 एपिसोड्स पढ़ लें, मज़ा आया तो आगे कर लें। मैं कहता नहीं जी जितना हुआ है मुझे सब भेजें, ताकि पता तो चले ना कैरेक्टर का आर्क कहाँ जा रहा है, आपका कैरेक्टर स्टैग्नेंट तो नहीं है, एक ही चीज़ तो नहीं हो रही। सही। तो उस्मान, आप एक राइटर भी हैं, आप एक कोरियोग्राफर भी हैं, आप एक स्क्रिप्ट राइटर भी हैं, आप एक एक्टर भी हैं, सब कुछ कह दिया या कुछ रहता है? थिएटर डायरेक्ट भी किया मैंने। थिएटर डायरेक्ट भी किया है। आपको क्या लगता है कि इन चीज़ों में कॉन्ट्रडिक्शन है? क्योंकि मुझे अक्सर लोग कहते हैं, अभी भी कहते हैं, या तो आप राइटिंग कर लें या आप एक्टिंग कर लें, और मैं कहती हूँ मेरे लिए दोनों स्टोरी टेलिंग है, बोथ मोड्स ऑफ स्टोरी टेलिंग। तो आपको क्या लगता है कि किसी वक्त आपको कुछ चूज़ करना पड़ेगा? क्योंकि ये सारी जो आपकी जो टैलेंट्स हैं, दे रिक्वायर अ लॉट ऑफ टाइम, दे रिक्वायर अ लॉट ऑफ आवर्स,
and you know they require a lot of just sweat and tears. बिल्कुल, बिल्कुल। तो आप कौन सा रास्ता इख्तियार करेंगे? जो अभी तक करता आया हूँ कि जो उस वक्त आपको फील हो रहा होता है, जिस तरह मतलब मैंने कोरियोग्राफी अपना पहला जो किया था वो 2017 में जाके किया था, हालांकि थिएटर में मतलब मैं खुद एज ए कोरियोग्राफर, मेरे साथ नताशा हुमैरा है, जाज इज़ अ फैंटास्टिक सिंगर एज वेल, हम दोनों एक टीम बन के वी यूज्ड टू कोरियोग्राफ अ लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स। सो आई थिंक अपॉर्चुनिटी की बात होती है। मैंने अगर एक चीज़ सीखी है ना, और अगर कोई भी ये सुन रहा हो और मतलब इसके प्रोक्रेस्टिनेशन इज़ द डेथ। अच्छा, आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आई है, अगर आपको वाइब अच्छी लग रही हो, सीज दैट अपॉर्चुनिटी। बिकॉज मैं एक ओवर थिंकर भी हूँ, मैं बहुत सोचता हूँ, मैं जानती हूँ कुछ बहुत, और कभी कभी ये मेरे डेट्रीमेंट में आता है और मुझे नुकसान मिलता है इस चीज़ का, बिकॉज मैंने अपनी ज़िंदगी के 2-3 बहुत अच्छे प्रोजेक्ट गंवाए हैं इस बात पे। इनडिसाइसिवनेस, वो अपने दिमाग में प्रो कॉन लिस्ट बनाना और कहना कि अच्छा नहीं, पर अगर मैंने ये किया तो ये हो जाएगा। उस टाइम पे फिर जब आप कॉल करते हैं तो कहते हैं सॉरी जी, वी मूव्ड ऑन। सो डोंट प्रोक्रेस्टिनेट। आपको जो लग रहा हो, आपने जो करना है आप करें, क्योंकि मैं एक तरह से सक्सेस रेट आप जिस तरह भी मेजर करें, बट एटलीस्ट I've done No, you're prolific. I've tried to do and I've done, mashallah, successfully everything that I've set out to do. तो मुझे जब भी लोग पूछते हैं ना कि what would you choose? Acting, directing, या आप स्क्रिप्ट राइटिंग करना चाहते हैं, आप कोरियोग्राफी करना चाहते हैं, या जो सवाल जैसे मुझे जहर लगता है कि थिएटर या टेलीविजन या थिएटर या फिल्म, तो मैं कहता हूँ why do I have to choose? मतलब मैं सब कुछ करना चाहता हूँ, और मुझे जब लगेगा कि मैंने थिएटर दोबारा का दामन दोबारा पकड़ना है, मैं थिएटर का दामन पकड़ लूँगा। मुझे जब सोचना होगा कि मुझे फिल्म करनी है, बस सिर्फ जो मैं प्रोक्रेस्टिनेशन की बात कर रहा था ना, कि कभी कभी किसी चीज़ पर बहुत देर बैठना और उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचना, कि कहते हैं वो आपके इट गोज़ अगेंस्ट योर फेवर। मैं आपको इसकी एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। मैं एक फिल्म कॉन्सेप्ट आया था मेरे पास 10 साल पहले, कि मैं ये फिल्म लिखूंगा, और उसमें मैंने बहुत इंटरेस्टिंग किस्म के कैरेक्टर्स बनाए थे, एंड इट वाज अ हॉरर फिल्म। और मैं जो वो बीच में ना लोगों को बताता भी रहता था कि अच्छा ये देखो मेरे पास ये कॉन्सेप्ट है, ये आइडिया है। वो कहते थे यार तुम बनाओ, तुम लिख क्यों नहीं रहे? पर मैंने नहीं, और चीज़ें आ गई, थिएटर करता रहा, थिएटर से टेलीविज़न आ गया, टेलीविज़न से फिल्म आ गया, एक्टिंग करियर पे ज़्यादा फोकस किया। 1 महीने पहले मैंने एक अमेरिकन फिल्म देखी, विच इज़ एग्जैक्टली वर्ड फॉर वर्ड द सेम कॉन्सेप्ट, द सेम कैरेक्टर्स। सो यू सी, जब वो मैंने देखा तो ऑब्वियसली एक दिल टूटता है आपका, दैट्स टेरिबल, यू नो। एंड इतना भी नहीं था कि 18-20 या 19-20 हो, जो बेसिक प्रेमिस था। यहाँ तक कि मैं आपको बताऊं कि मैंने जो ओपनिंग सीन, और मैंने जाकर अपनी बहन को भी ये बात बताई, क्योंकि मैंने उनको दिखाया, बिकॉज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का डॉक्यूमेंट था, और उधर 2010 में मैंने ये चीज़ लिखी थी। ओपनिंग सीन वॉज एग्जैक्टली द सेम। तो मेरी बहन ने मुझे इंट्रोड्यूस किया एक कॉन्सेप्ट विच इज कॉल्ड द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जी, मैं जानती हूँ। अब मैं बहुत बिलीव करता हूँ, बिकॉज आई पुट इट आउट इन द वर्ल्ड कि मैं ये करना चाहता हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ। वर्ल्ड ने सुना, वर्ल्ड ने कहा ये होगा, लेकिन तुमने बेटा बहुत टाइम लगा लिया, तो अब एक अमेरिकी डायरेक्टर ये करेगा। सो इट्स फैसिनेटिंग टू मी दिस लॉ ऑफ अट्रैक्शन। मैं बहुत इमोशनल बंदा हूँ, राइट, और मेरे लिए रोना मैं कंसिडर करता हूँ आसान है। इतना कदील के साथ जो हुआ, बिकॉज मौशन ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया ना, कि मैं तो चली गई। आपका क्या हुआ?